ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट 7 है और इस वीडियो में हम सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है और इस वीडियो में जानेंगे कि सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो पहले ये जानते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। अ सैम्पल इज अ मोर मैनेजेबल एंड कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ अ बिगर ग्रुप। मीन्स अगर कोई बड़ा ग्रुप है और उसका हम स्टडी करना चाहते हैं बट हमें ये भी पता है कि पूरे ग्रुप का स्टडी करना एक साथ संभव नहीं है, तो हम उसमें से एक छोटा सैंपल निकालेंगे और ट्राई करेंगे वो सैंपल ऐसा हो जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हो। इसी को बोलते हैं सैंपल। आगे मैंने ये लिखा भी है, अ सैम्पलर पॉपुलेशन पॉजेसेस द ट्रेड्स ऑफ अ बिगर ग्रुप। मतलब बड़े ग्रुप के ट्रेड्स, बड़े ग्रुप के गुण जो सैंपल हमने निकाला है उससे मिलते रहते हैं। अगर गुण मिलते नहीं रहेंगे और अगर वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा होगा तो हमारा पूरा रिसर्च ही गलत हो जाएगा। इसलिए सैंपल डिजाइन हम बनाते हैं जिससे हमें मैक्स टू मैक्स वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मिल पाए। आप जानते हैं सैंपल डिजाइन क्या होता है। जैसा हमने पढ़ा था रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एक प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है पूरे रिसर्च को आगे बढ़ाने का। ऐसे सैंपल डिजाइन होता है एक प्लान या फिर एक ब्लूप्रिंट कि किस तरीके से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल डिजाइन इज डिटरमाइंड बिफोर डाटा कलेक्शन। सो हमें पता ही है डाटा कलेक्ट करने के बाद सैंपल डिजाइन बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सैंपल डिजाइन को हम डाटा कलेक्ट करने के पहले बनाते हैं। एक और टर्म है सैंपल फ्रेम, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। इट कंटेन्स द नेम ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ फाइनाइट यूनिवर्स। सो एक फाइनाइट यूनिवर्स में मौजूद सारे नेम का लिस्ट सैंपल फ्रेम कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, लेट्स से अ रिसर्चर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी ऑन द वोटिंग प्रेफरेंस ऑफ रेसिडेंट इन अ सिटी। द सैंपल फ्रेम वुड बी द लिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन दैट सिटी। सो अगर कोई रिसर्चर है वो स्टडी करना चाहता है वोटिंग प्रेफरेंस का किसी एक सिटी में, जैसा कि हमारे इलेक्शन आने वाले हैं तो ऐसा होगा ही नॉर्मली, जो सारे रजिस्टर्ड वोटर रहेंगे उनका एक लिस्ट ही सैंपल फ्रेम कहलाता है। मतलब कि किसी भी फाइनाइट यूनिवर्स में अगर हम सारे नेम्स का एक लिस्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं सैंपल फ्रेम। एक और टर्म है सैम्पलिंग एरर, उसको समझ लेते हैं। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन देन देयर सम सॉर्ट ऑफ एरर कैन ऑकर, इट इज कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। मतलब अगर कोई हमने पॉपुलेशन लिया है फिर उसमें से हम सैंपल निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सैंपल पूरी तरीके से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रहेंगे। इसी एरर को बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। ये बहुत सिंपल वर्ड में मैंने आपको समझा दिया जिससे आपको दिक्कत ना आए। आगे एक पॉइंट है इसमें, इट डज नॉट हैपन इन सेंसस सर्वे। मतलब जो हमारा सेंसस सर्वे होता है उसमें ये सैम्पलिंग एरर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सेंसस सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें हम उसमें मौजूद सारी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। उसमें हम सैंपल ड्रॉ नहीं करते हैं बल्कि सारी पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं। तो जो हम सारी पॉपुलेशन का स्टडी करेंगे और सैंपल नहीं निकाल रहे हैं तो सैम्पलिंग एरर होने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। एक और लाइन है, मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर इज कॉल्ड प्रिसीजन ऑफ ए सैम्पलिंग प्लान। मतलब जो हम सैम्पलिंग एरर को नाप लेते हैं, जब नापते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिसीजन ऑफ ए सैम्पलिंग प्लान। मतलब सैम्पलिंग प्लान को बारीकी से देखना, क्योंकि जो भी हमारा एरर हुआ है उसको हमने मेजर कर लिया है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सैंपल डिजाइन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। दो टाइप के सैंपल डिजाइन होते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी, इसका दूसरा नाम है डेलिब्रेट, और दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी। सो पहले देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। नाम से मालूम चल रहा है ऐसा सैंपल डिजाइन जिसमें सबको सिलेक्ट होने की संभावना बराबर से ना हो। नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, तो सबकी संभावना सिलेक्ट होने की नहीं है। यहाँ मैंने मेंशन भी किया है, नॉट एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। सेकंड है प्रोबेबिलिटी, ये जस्ट नॉन प्रोबेबिलिटी का उल्टा होगा। इसमें सबको इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। इसमें कौन पहले सिलेक्ट होगा ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है। जब हम रिसर्च में जाते हैं तो उसमें से हम चुनते हैं किसको सिलेक्ट करना है। दो और टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, जो नाम से हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है, इफ वन आइटम इज सिलेक्टेड इट कैन नॉट बी रिटर्न टू द पॉपुलेशन अगेन फॉर सिलेक्शन। अगर कोई एक आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया है तो उसको दोबारा हम पॉपुलेशन में सम्मिलित नहीं करेंगे सिलेक्शन के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक झोला है, उसमें 10 बॉल पड़ी हुई हैं और आपको बॉल पिक करनी है, हरी, लाल, नीली और पीली। सो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में ये होगा, आपने जैसे एक पीली बॉल निकाली, उस पीली बॉल को आप दोबारा झोले में नहीं डाल सकते हैं। ये हो गया सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब अगर आपने झोले में से बॉल निकाल ली है तो उसको दोबारा सिलेक्शन के लिए झोले में नहीं डालेंगे। 10 बॉल आपकी थी, अब 9 ही बचेंगी। फिर आपने एक और निकाल लिया, अब 8 ही बचेंगी। बट सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट इसका अपोजिट होता है। उसमें मान लीजिए 10 बॉल थी और लाल, पीली, हरी, नीली थी, आपने एक पीली बॉल निकाल लिया, अब 9 बॉल बची। फिर आप पीली बॉल को झोले में डाल सकते हैं और फिर से आपके पास 10 बॉल हो गई। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। मतलब कि इसमें अगर हम किसी को सिलेक्ट भी कर लिए होते हैं फिर भी उसकी दोबारा चांस होते हैं सिलेक्ट होने का। इसमें उसको हम मेन पॉपुलेशन से अलग नहीं करते हैं सिलेक्ट करने के बाद। हमने पढ़ा था नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कितने टाइप होते हैं वो पढ़ लेते हैं। हर बार क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मेजरली 4 टाइप होते हैं। पहला है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तीसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग और चौथा है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, सिलेक्टिंग एवरी
ith टर्म, चूंकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो आपने पहले डिसाइड नहीं किया होगा किसको चुनना है, बट फिर भी आप जैसे पॉपुलेशन के पास गए, चूंकि अब आपको सैंपल निकालना ही निकालना है, सो वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इस पॉपुलेशन में से हर 5वें बच्चे को चुनेंगे। सो एवरी ith टर्म, ये 5वां भी हो सकता है, 6वां भी हो सकता है, बट जब चुनेंगे हर बार वो जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। मान लीजिए आपने बोला कि हम इस पॉपुलेशन में से हर 5वें बच्चे को चुनेंगे, तो पहला चुना आपने, 5वां चुना, फिर आप 10वां चुना। ऐसा नहीं रहेगा कि आप 9वां चुनेंगे या फिर 11वां चुनेंगे, 10वां चुनेंगे आप, फिर 15वां चुनेंगे, फिर 20वां चुनेंगे, फिर 25वां चुनेंगे। और अगर आपने शुरुआत में बोला होता कि हम हर 6वां बच्चा चुनेंगे, तो आप पहला चुनते, 6वां चुनते, 12वां चुनते, इसी सीक्वेंस में आप सैंपल लेते। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, तो आपको इसको समझ लेना है। बहुत ईजी है, बस जितना मैंने समझाया है उसको समझ लेना है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब डिविजन्स व्हेन पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनियस। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में विविधता है जिसको हमें सैंपल निकालने में दिक्कत हो रही है और हमें ये डर है अगर हम सैंपल निकालते हैं बिना इनको सब डिवाइड किए तो हमारा सैंपल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, उस समय हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज करते हैं। और करते क्या है, जो हमारा हेटेरोजीनियस मतलब कि विषमांगी पॉपुलेशन था उसको हम समांगी मतलब कि होमोजीनियस में बांटते हैं। छोटे छोटे सब डिवाइड कर लेंगे, एक कैरेक्टर वाले लोग को एक साथ रखेंगे और दूसरे कैरेक्टर वाले लोग को एक साथ रखेंगे। इस तरीके से हम पॉपुलेशन में से सब डिवीजन करते हैं, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक अच्छा सैंपल ड्रॉ करने की। सो इसका यूज कब करते हैं, जब हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेटेरोजीनियस होता है, मतलब विषमांगी होता है, उसमें समानताएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर बट नॉट बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमने क्या पढ़ा, जिनका कैरेक्टरिस्टिक समान होगा उसके हिसाब से हम बांटते हैं, बट क्लस्टर वाले में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनका कैरेक्टरिस्टिक समान होगा तो उसके हिसाब से बांटेंगे। बस हम बांट देते हैं बिना ये देखे कि उनका कैरेक्टरिस्टिक समान है क्या नहीं समान है। क्योंकि हमको सैंपल ड्रॉ करना था तो हम कैसे भी बांट देंगे बिना ये देखे कि उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक समान है कि नहीं समान है। इसमें बस हमको सैंपल ड्रॉ करना होता है इजीली, इसलिए हम बांटते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग में। बट स्ट्रेटिफाइड में चूंकि हमको सही डाटा चाहिए होता है और पॉपुलेशन काफी हेटेरोजेनियस था, इसलिए उसको हम बांटते हैं स्ट्रेटिफाइड में। नेक्स्ट है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इसमें क्या करते हैं, डिवाइड पॉपुलेशन स्टेज वाइज, मतलब कि इसमें हम पॉपुलेशन को स्टेज बाय स्टेज बांटते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले हम पॉपुलेशन लेंगे नेशन का, फिर उसको हम और छोटे पार्ट में बांटेंगे स्टेट में, और छोटा पार्ट डिस्ट्रिक्ट और छोटा पार्ट विलेज। इस तरीके से हम स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में जरूरी नहीं है कि हम स्टेज बाय स्टेज जाएं, बट मल्टी स्टेज वाले में हम स्टेज बाय स्टेज जाते हैं। यही 4 मेजर पार्ट थे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, इसको आपको समझ लेना है। मैंने ट्राई किया जितना इजी वे में हो पाए समझाया जाए, बाकी अगर ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आके। अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 टाइप आते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के। पहला होता है प्रोपोर्शनेट और दूसरा होता है डिसप्रोपोर्शनेट। काफ़ी कंफ्यूजिंग मुझे लगा था जब मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया था, वो क्वेश्चन मैंने गलत किया, मैंने हर जगह सर्च किया, मुझे मिला नहीं सही एग्जाम्पल, बट मैंने आपके लिए सही एग्जाम्पल ढूंढ लिया है। सो प्रोपोर्शनेट में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल बांटते हैं, और डिसप्रोपोर्शनेट में पोटेंशियल हमारा मैटर नहीं करता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी मेंशन किया है, इसमें पहले पॉपुलेशन है, उसको पहले हम स्टेटा में बांट दिए हैं, उसके बाद बांट रहे हैं प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में, और अगला बांटे हैं डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग में। इस तरीके से शायद आपको समझ में ना आए, आपको एग्जाम्पल देता हूँ रियल लाइफ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी होली था तो आपके यहाँ चंदा कलेक्ट करने वाले लोग आए होंगे। सो अगर वो चंदा कलेक्ट करने आते हैं और हर घर से चंदा लेते हैं, बट वो चंदा इस मेरिट पे लेते हैं जिस घर पे वो जा रहे हैं। अगर वो धनी घर है तो उसके यहाँ से चंदा ज़्यादा लेंगे, अगर वो गरीब घर है तो उसके लिए थोड़ी रियायत बरतेंगे और उसके यहाँ से चंदा कम लेंगे। तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, मतलब कि उस पर्टिकुलर घर के औकात के हिसाब से वो चंदा ले रहे हैं। ये फिक्स नहीं कर दिए सबसे 500 रुपये या 1000 रुपये लेना है तो लेना ही लेना है। अगर वो गरीब है, उसके पास नहीं है पैसा, तो कम भी दे सकता है, और अगर वो धनी है तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं। इसी का अपोजिट होता है डिसप्रोपोर्शनेट में। उसमें मान लीजिए वो आपके यहाँ आते हैं चंदा कलेक्ट करने, तो वो पहले से फिक्स कर लेंगे कि हर घर से 1000 रुपये लेना ही लेना है, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, उनको रुपया लेना ही लेना है बराबर सबको। अब आप ये डायग्राम देखिएगा जिसमें मैंने बताया है पहले पॉपुलेशन थी, वहाँ पे उसके बाद उसको स्टेटा में बांटा गया है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग इसमें क्या किया गया है, ब्लू वाले के पास ज़्यादा था तो उससे ज़्यादा लिया गया है, रेड वाले के पास उससे कम था तो उससे कम लिया गया है, ब्लैक वाले के पास उससे कम था तो उससे और भी कम लिया गया है। बट डिसप्रोपोर्शनेट में ऐसा नहीं किया गया है, चाहे ब्लू वाले के पास ज़्यादा रहे, चाहे रेड वाले के पास ज़्यादा रहे, चाहे ब्लैक वाले के पास ज़्यादा रहे, सैंपल ड्रॉ सबसे बराबर से किया गया है। सो मैं आशा करता हूँ जो मुझे दिक्कत आई थी पढ़ते वक्त वो आपको अब दिक्कत ना आएगी, और इसको आप याद रखेंगे इस एग्जाम्पल को। अगर आप बस एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तो उसी से आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में, सो उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। केवल एक मेजर अंतर है कि जो क्लस्टर सैम्पलिंग होता है उसमें जो क्लस्टर हम बांटते हैं, मैंने ऊपर डिस्कस भी कर दिया था, उसको रैंडमली बांटते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे 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 करके ही बांटना है, क्लस्टर को रैंडमली कैसे भी बांट सकते हैं। बट स्ट्रेटिफाइड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि स्ट्रेटिफाइड में पॉपुलेशन हेटेरोजीनियस होती है, मतलब विषमांगी होती है, एक तरीके से नहीं होती है, उनके कैरेक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो उनको हमको डेलिबरेटली ऐसे स्टेटा में बांटना होता है जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग एक साथ रहें और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग दूसरे वाले पार्ट में रहें।
जिससे हमको सैंपल लेने में आसानी हो और हमारा सैंपल एरर कम से कम हो। अब चूंकि हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट पढ़ लिया, अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट पढ़ते हैं। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको नहीं भूलना है। पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको एक्सीडेंटल या फिर हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कई बार दूसरा नाम भी पूछ लेता है कि किस सैम्पलिंग को किस और नाम से जानते हैं, इसको भी आपको याद कर लेना है कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दूसरा नाम है एक्सीडेंटल या फिर हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। सेकंड है परपोजिव सैम्पलिंग, जिसका दूसरा नाम है जजमेंट सैम्पलिंग, और थर्ड है कोटा सैम्पलिंग, और फोर्थ है स्नोबॉल सैम्पलिंग। एक एक करके समझते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट हैं। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है, अब उसके पार्ट्स देखते हैं। सो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है, जैसा नाम से मालूम चल रहा है कि कन्वीनियंस मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से हम कोई भी सैंपल ड्रॉ करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग किसी भी टाइप में हम ऐसा नहीं करते थे, बट नॉन प्रोबेबिलिटी में हम ऐसा ही करते हैं। अपने आराम के हिसाब से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप कभी रेसिपी बनाने वाला देखते होंगे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे, तो उसमें बोलता है नमक स्वादानुसार या फिर चीनी स्वादानुसार। तो मतलब आपका स्वाद कैसा है, आप कितना चाहते हैं उसके हिसाब से आप नमक या चीनी डालेंगे। इसमें भी सेम होता है, आप कितना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड है प्रपोजिव सैम्पलिंग, इसमें हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ग्रुप अकॉर्डिंग टू पर्पज। आपका कोई उद्देश्य रहेगा कि उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो ग्रुप सूटेबल रहेगा आप केवल उसी ग्रुप को चुनेंगे। जो ग्रुप आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता रहेगा उसको आप नहीं चुनेंगे। इसको बोलते हैं प्रपोजिव सैम्पलिंग। अगर वो सैंपल हमारे पर्पज को मीट कर रहा है तो उसको हम चुनेंगे, अगर वो सैंपल हमारे पर्पज को मीट नहीं कर रहा है तो उसको हम नहीं चुनते हैं। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये होता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में या फिर क्लस्टर सैम्पलिंग में हर बंदे का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, वहाँ पे सबको बराबर से मौका मिलता है। बट चूंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का पार्ट है कोटा सैम्पलिंग, इसमें सबको बराबर चांस नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं बायसनेस आ ही जाती है रिसर्चर के अंदर। सो यहाँ पे मैंने लिखा है where researchers divide the population into subgroups based on certain characteristics such as age, gender, education level or occupation. Then researchers establish quotas for each subgroups based on the proportion they represent in the population. Sampling continues until each quota is filled. जब तक पूरा कोटा फिल नहीं हो जाता है तब तक सैम्पलिंग चलती रहेगी। और इसमें भी पहले कोटा में बांटते हैं, बट अंतर इतना ही रहेगा, वहाँ पे सबको इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का, यहाँ पे सबका इक्वल चांस नहीं रहेगा सिलेक्ट होने का। अपने हिसाब से हम कोटा का वितरण करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटते थे, इसमें भी बांट रहे हैं, तो क्या डिफरेंस रहेगा। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में पहले हम पॉपुलेशन को देखते हैं और उस पॉपुलेशन के अंदर में जो सिमिलरिटीज होती हैं या फिर डिफरेंसेस होते हैं उसके हिसाब से बांटते हैं। बट कोटा सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है, हम पहले से कुछ मन में बना के रखे रहते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके हिसाब से हम पॉपुलेशन को अप्रोच करते हैं। तो हमारे मन में बनाए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम पॉपुलेशन को कोटा में बांटते हैं। सो ये डिफरेंस है स्ट्रेटिफाइड और कोटा में। तो स्ट्रेटिफाइड वाले में हम पहले से कुछ दिमाग में नहीं रखे रहते हैं, बट कोटा वाले में हम दिमाग में रखे रहते हैं कि इस बेसिस पे हमको बांटना है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इसका यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा नहीं होता किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग का। नाम ये स्नोबॉल कहाँ से आया, अगर आप किसी मूवी या कार्टून में देखे होंगे, अगर हम किसी पहाड़ पर हैं और वहाँ से हम बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा गिराते हैं नीचे की तरफ, वो छोटा सा टुकड़ा पहले छोटा होता है, बट जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है अपने साथ बहुत सारी बर्फ़ लपेटता रहता है और वो टुकड़ा बहुत बड़ा होता चला जाता है। लास्ट में वो टुकड़ा इतना बड़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। सो उसको बोलते हैं स्नोबॉल। मतलब ऊपर से छोटा चालू हुआ था बट अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लपेटते 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 बहुत बड़ा हो गया। तो शायद सैम्पलिंग का नाम भी इसलिए ही पड़ा है क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले एक पर्सन को लेते हैं, वो पर्सन किसी और का रेफरेंस देता है, जिस पर्सन का रेफरेंस दिया रहता है उसके पास हम जाते हैं, वो तीसरे पर्सन का रेफरेंस देता है, फिर चौथे का मिलता है, फिर पाँचों का मिलता है। इस तरीके से रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमको मिलता रहता है नॉलेज, और लास्ट में हमारे पास बहुत सारे लोगों से अलग अलग टाइप का नॉलेज मिल जाता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना चाहें तो मान लीजिए आपने मेरा यूट्यूब का चैनल देखा और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे, तो आप किसी और को बताएंगे, फिर वो किसी और को बताएगा, फिर वो किसी और को बताएगा। इसी तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, इसमें मेरी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। बट आप ऐसा करेंगे नहीं, मुझे मालूम है, बस मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप चाहें तो रिकमेंड कर सकते हैं मेरा चैनल किसी और को। इस तरीके से सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं और उस पार्ट में भी कितने सब पार्ट होते हैं, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब आपको यहाँ से जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल पर और जाके वहाँ से जितने MCQs मिलेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको लगा लेने हैं, और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और सैम्पलिंग पढ़ने की जरूरत पड़ेगी।